हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन। इसके पिछले तीसरे वीडियो में मैं आपको जल पढ़ा रहा था, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कठोर एवं मृदु जल। कठोर जल का मतलब है ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं और उसके कारण से वो साबुन के साथ बढ़िया झाग नहीं देता है। और जब इन चीज़ों से मुक्त हो जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट से, तो फिर वो साबुन के साथ बढ़िया झाग देने लगता है और उसे हम मृदु जल कहते हैं। तो जो वर्षा का जल होता है वो एक्चुअली मृदु जल ही होता है और सबसे शुद्ध जलों में से एक होता है। लेकिन जैसे वो पृथ्वी पे आता है एक बढ़िया विलायक है और उसमें विभिन्न प्रकार के लवण घुलते चले जाते हैं, जिसके कारण से वो क्रमशः कठोर होते चले जाता है। सामान्यतया वर्षा का जल लगभग शुद्ध होता है और वायुमंडल की कुछ विलयशील गैसें ही घुली हो सकती हैं। वायुमंडल की गैसों में से CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये ज़्यादातर जल में घुलनशील हैं। ये अलग बात है कि CO2 ज़्यादा घुलनशील है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन कम घुलनशील है, लेकिन फिर भी इनकी कुछ मात्रा वहाँ पर जल में घुली होती है। जब जल पृथ्वी की सतह पर बहता है तब इसका अस्तित्व उत्तम विलायक के रूप में होता है। यह कई लवणों को घोल लेता है। जल में उपस्थित विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जो हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में रहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऐसा। और क्लोराइड का मतलब Cl, ये तो आपको पता है, और सल्फेट का SO4। तो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सब चीज़ें, ठीक है, उसकी कठोरता का कारण होते हैं। जो जल है कठोर हो जाता है ये अगर लवण उसमें उपस्थित हैं तो। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल को मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर कहते हैं। मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। ये अलग बात है कि आजकल जो डिटर्जेंट साबुन आते हैं उनमें ये कठोर जल और मृदु जल दोनों झाग देते हैं, लेकिन जो हमारे नहाने का सॉफ्ट वाला जो साबुन होता है उसमें ये झाग नहीं देते हैं कठोर जल में। कठोर जल साबुन के साथ मलफेन या अवक्षेप देता है। साबुन जिसमें सोडियम स्टेरेट होता है, आपको पता है कि जो स्टेरिक एसिड होता है C17H35COOH, ये स्टेरिक एसिड होता है जो कि एक प्रकार का वशी अम्ल है। इसमें जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराए हैं तो साबुन बना है और वो सोडियम साल्ट है। साबुन वसी अम्ल का या वसा का एक सोडियम साल्ट होता है, सोडियम लवण होता है। तो जब इसकी क्रिया हम कठोर जल के साथ कराते हैं तो वो वहाँ पर उपस्थित जो लवण हैं उनके साथ क्रिया करके दूसरे प्रकार का अवक्षेप बना देता है, जिसे साबुन झाग नहीं दे पाता है। कठोर जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम मैग्नीशियम स्टेरेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। ये देखिए, अब यहाँ पर सोडियम स्टेरेट है, वो बदल के कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टेरेट बन जाएगा और वो फिर झाग नहीं देता है। सोडियम स्टेरेट ही झाग देगा, सोडियम साल्ट ही झाग देगा, मैग्नीशियम या कैल्शियम साल्ट झाग नहीं देता है साबुन बन के। साबुन उसको भी कहेंगे लेकिन वो झाग नहीं देगा। तो ये देखिए, यहाँ पर साबुन में सोडियम स्टेरेट है और जल में जो दूसरे मेटल आयन हैं, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है लवण में, वो जब क्रिया करेंगे तो ये मेटल आयन सोडियम को हटा देंगे और खुद वहाँ पर जुड़ जाएंगे और अवक्षेप बना देंगे। और सोडियम जो है और दूसरे जो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ साल्ट बना के ये बाहर आ जाता है। अतः कठोर जल धुलाई के लिए उपयुक्त नहीं है। डिटर्जेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, जो सर्फ वगैरह डिटर्जेंट आते हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं है। यह भाप क्वथित्र स्टीम बॉयलर के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि कठोर जल को जब आप स्टीम बॉयलर में डाल करके उससे स्टीम बनाते हो, भाप बनाते हो, तो जल तो उसमें भाप बन के निकल जाता है, लेकिन जो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं वो बॉयलर के अंदर की दीवार में जमने लगते हैं, तो मोटी मोटी पपड़ी उसमें जम जाती है और उसका दो दुष्परिणाम होता है।
एक तो बॉयलर की जो दीवार है वो नष्ट होने लगती है, उसमें रस्ट लगने लगता है, जंग जैसा लगने लगता है। और दूसरा ये है कि बाहर से उस बॉयलर को हम जो ताप दे रहे हैं जल को उबालने के लिए, वो ताप भी उस लेयर के कारण से जल तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, और हमारे बाहर का जो ईंधन है वो ज़्यादा यूज होने लगता है, ज़्यादा खपने लगता है। तो कठोर जल का प्रयोग हम बॉयलर के अंदर नहीं करते हैं। ये चीज़ें आप अपने घर के कूलर में देख सकते हो। आप जो घर में कूलर है उसमें पानी भरते हो, तो आप देखना कि साल 2 साल में कूलर के अंदर या बाहर तरफ भी जहाँ जहाँ पानी पड़ता है वहाँ सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जमने लगता है। ये आपके घर में टॉयलेट होगा, और टॉयलेट में अगर फ्लश लगा होगा, डब्बा जिससे बटन दबा के फ्लश करते हैं, उसके ढक्कन को निकाल के देखना, उसके अंदर भी उस तरह की पपड़ियाँ जमी रहती हैं। तो जहाँ जहाँ कठोर जल का आप उपयोग कर रहे हो और जल अगर वहाँ स्थिर हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है, तो फिर वो पपड़ी वहाँ पर जमेगा कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट की। ठीक है, क्योंकि पपड़ी के रूप में इसमें लवण जम जाते हैं, जिससे भाप कथित्र की दक्षता में कमी आ जाती है। क्योंकि बाहर से आप उसको ताप दे रहे हैं, वो ताप पानी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीच में पपड़ी जम गई है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। तो ऐसी कठोरता जिसको आसान विधियों द्वारा हम पृथक कर सकते हैं, उसके लवण को पृथक कर सकते हैं और कठोर जल को मृदु जल में बदल सकते हैं, तो वो कठोरता अस्थायी कहलाती है। लेकिन जिस जल की कठोरता को हम आसानी से सरल विधियों द्वारा दूर नहीं कर सकते, कुछ जटिल विधियों द्वारा तो उसको भी दूर कर सकते हैं स्थायी वाले को, लेकिन सरल विधि द्वारा नहीं दूर कर सकते, इसलिए उसको हम कहते हैं स्थायी कठोरता। तो पहला है अस्थायी कठोरता, जिसको आसानी से हम दूर कर सकते हैं। अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण से होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब मैंने आपको बताया था HCO3 यानी बाइकार्बोनेट। जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये इसके अस्थायी कठोरता होती है। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित विधियों द्वारा दूर की जा सकती है। सिंपल है उबालना। उबालने की प्रक्रिया में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के विलयशील लवण क्रमशः अविलयशील मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं उबाल देने से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता गुणनफल उच्च होता है, अतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, और इस अवक्षेप को छानकर अलग कर लिया जाता है। प्राप्त क्षणित ही मृदु जल है। ये देखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, गर्म करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेप बना लेता है और CO2 बन के निकल जाता है। और वैसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यह भी गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो अवक्षेपित हो जाता है, जल और CO2, तो CO2 भाप मतलब गैस बन के उड़ जाती है। दूसरा है क्लार्क विधि। ये तो उबालने की प्रक्रिया हुई। अब हम और दूसरी विधियां देख रहे हैं। तो क्लार्क विधि है जो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को हटाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जल में हम बुझा हुआ चूना, देखिए बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, दोनों में पहले अंतर समझ लीजिए। जो आप मार्केट से चूना लेके आते हो जो पुताई करने के लिए यूज होता है, वो बिना बुझा हुआ चूना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब आप उसको जल में घोल देते हो तो बुझा हुआ चूना कहलाता है, क्योंकि अब वो बन गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसको जब हम जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण से कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यहां पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में बदल के, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल के ये दोनों अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये क्लार्क विधि है कि जल में थोड़ा सा बुझा हुआ चूना डाल देते हैं अपन या उसका पानी डाल देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं। बुझे चूने की परिकलित मात्रा को, मतलब निश्चित मात्रा, बहुत ज्यादा डाल दोगे तो फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा हो जाएगा, वहां पर कठोर जल में मिला दिया जाता है। फलतः कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं और छानकर अलग कर लिए जाते हैं।
तो ये दोनों अवक्षेपित होते हैं। यहां पर भी अवक्षेपण का चिन्ह आपको लगाना है। अब दूसरा है स्थायी कठोरता। तो ये क्लोराइड और सल्फेट के कारण से होता है। अस्थायी कठोरता तो आपने देखा बाइकार्बोनेट के कारण से है। स्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, इन दोनों के कारण से स्थायी कठोरता होती है। इसको सिंपल विधि द्वारा यानी कि उबाल करके या क्लार्क विधि द्वारा आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दूसरी थोड़ी जटिल विधियां होती हैं। स्थायी कठोरता जल में विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में घुले रहने के कारण होती है। यह उबालने से दूर नहीं की जा सकती। इसे निम्नलिखित विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। तो पहला है धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। यह होता है सोडियम कार्बोनेट। आपको पता है कि पहले जमाने में कपड़े धोने के लिए हम सोडा का प्रयोग करते थे। आजकल हम डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, उसमें भी सोडा डाला रहता है। सोडा ज़्यादा अच्छा होता था, उससे कपड़े कम खराब होते थे। आजकल डिटर्जेंट से कपड़े जल्दी खराब होते हैं। तो कपड़े धोने का जो सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा है, इसको जब हम डालते हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो देखिए जो क्लोराइड है कैल्शियम मैग्नीशियम यानी मेटल के या सल्फेट है, इसमें जब हम सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट बना के निकल जाते हैं और यहां पर क्लोराइड और सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बच जाते हैं। सोडियम क्लोराइड तो नमक है। मैं आपको बता दूं कि नमक अगर आप डालते हो ना तो कपड़े ज़्यादा अच्छा धुलते हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो आप उसमें डिटर्जेंट के साथ थोड़े से नमक डाल दीजिए या केवल नमक डाल के ही पानी चला दीजिए तो भी कपड़े बढ़िया साफ हो जाते हैं, पहने हुए कपड़े ना, क्योंकि इसमें तेल रहता है हमारे शरीर से निकला हुआ, वो नमक के द्वारा अच्छे से निकल जाता है। ठीक है, तो ये देखिए सल्फेट और क्लोराइड क्रिया करके कार्बोनेट बना के अवक्षेपित हो जाते हैं और वहाँ पर जो जल में रह जाता है वो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है और ये साबुन के क्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि खुद सोडियम है और साबुन भी सोडियम का साल्ट है, स्टेरेट। दूसरा है केल्गॉन विधि। केल्गॉन विधि में हम क्या करते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, थोड़ा सा फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, सोडियम Na6 हेक्सामेटाफॉस्फेट P6O18 को व्यापारिक रूप में केल्गॉन कहते हैं। ठीक है, जब यह कठोर जल में मिलाया जाता है तब निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो देखिए क्या अभिक्रिया होती है। जब हम इसको जल में डालते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को, तो ये सोडियम आयन और सोडियम मेटाफॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक है, मतलब एक सोडियम आयन यहां पर मुक्त करता है। ये सोडियम हेक्सा है और ये सोडियम टेट्रा है। ठीक है, अब इसमें दो आयन हो गए, देखिए इसमें से दो सोडियम निकल गया है, ध्यान देंगे थोड़ा क्या हुआ है। Na6 है, दो सोडियम निकल गया तो Na4 हुआ और ये 2- हुआ। अब जो जल में सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड हैं, उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये देखिए कैल्शियम या मैग्नीशियम जो जल में है उसके साथ ये क्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो धन आयन है और इसमें दो ऋण आयन है, तो ये कैल्शियम या मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ जाएंगे। ये देखिए ये कैल्शियम या मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ गया और इसको लेकर के ये अवक्षेपित हो जाता है। क्लियर है? ये देखिए मेटल यानी मैग्नीशियम कैल्शियम, समझ पाए ना इस बात को। मतलब हेक्सा सोडियम मेटाफॉस्फेट जो है, इसमें से सोडियम अलग हो गया और दो सोडियम की कमी को ये दो आयन से जुड़ के पूरी करेगा, एक आयन के दो मतलब डाइवेलेंट आयन से जुड़ के पूरी करेगा। और ये क्या चीज़ है, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम है जिससे जुड़ जाएगा ये। तो आपके जो जल है उसमें से कैल्शियम या मैग्नीशियम निकल गया। अब जो क्लोराइड या सल्फेट है उसके साथ ये सोडियम क्रिया करेगा और ये सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेगा।
ठीक है, ऐसा बना लेगा ये, वो आपको दिक्कत पैदा नहीं करता है। यह ऋण आयन संकुल मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन को विलयन में रखता है। ये अगर अवक्षेपित नहीं भी होगा तब भी अब ये साबुन के साथ डिस्टरबेंस उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि साबुन के सोडियम को ये अब अपने में बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि का मतलब क्या है कि हम एक प्रकार के मेटल आयन को निकालते हैं और उसके जगह दूसरे प्रकार के मेटल आयन को उसके जगह डाल देते हैं। इस विधि को जियोलाइट या परम्यूटेट विधि भी कहते हैं। इस विधि का नाम थोड़ा ध्यान रखेंगे, जियोलाइट या परम्यूटेट विधि कहते हैं। जल युक्त सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, इसका हम प्रयोग करते हैं, जिसको जियोलाइट कहते हैं। सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, इसका फार्मूला ध्यान रखेंगे, NaAlSiO4 थ्राइस H2O। इसको जियोलाइट या परम्यूटेट कहते हैं। सरलता के लिए सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को सोडियम Z भी लिख सकते हैं। ठीक है, NaZ भी लिख सकते हैं। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ये है ऐसा। ठीक है, कठोर जल में इसके मिलाने पर निम्नलिखित विनिमय अभिक्रिया होती है, जरा ध्यान देंगे। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको जल में मिलाते हो तो जल में जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है, ये यहां पर आप ध्यान देंगे कि सोडियम को हटा देते हैं और खुद इसके जगह जुड़ जाते हैं। ये देखिए, और सोडियम यहां पर मुक्त हो गया। अब सोडियम में एक धन आयन है, इन लोगों में 2 धन आयन है, इसलिए यहां पर 2 सोडियम मुक्त होता है और 2 जेड को जोड़ना पड़ता है। यहां पर सोडियम के साथ एक ही जेड जुड़ा हुआ था। मतलब आप समझे ना इस बात को, मतलब इस सोडियम को हटा करके इसके साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम जुड़ा हुआ है। हमने जेड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जियोलाइट शब्द से बना है। ये जियोलाइट ZEOLITE रहता है ना, जियोलाइट की स्पेलिंग, इसलिए जेड लिखा है उसको। ठीक है, तो यहां पर सोडियम को हटा के उसके जगह मैग्नीशियम या कैल्शियम जुड़ गया है। तो परम्यूटेट या जियोलाइट में से जब सारा सोडियम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा उपचार कराकर इनका पुनः प्रयोग करने के लिए पुनर्जनन कर लिया जाता है। अब आप ये देख रहे हो कि जो जियोलाइट है वो यूज हो रहा है और सोडियम उसमें से निकल के कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ रहा है। तो अब इसको निकाल करके, चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, आप इसको छान के निकाल सकते हैं, इस जियोलाइट को जो यहां पर जुड़ा हुआ है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ। आप उसको छान के निकाल लेते हैं। अब फिर से उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जो यूज किया हुआ है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जुड़ा है, इसको हम पानी में डालते हैं और उसमें सोडियम क्लोराइड की ज्यादा मात्रा डाल देते हैं। तो इसमें से फिर सोडियम फिर से मैग्नीशियम और कैल्शियम को अलग करके सोडियम जुड़ जाता है और कैल्शियम या मैग्नीशियम क्लोराइड आपके जल में रुक जाता है और ये आपको सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाता है। ये देखिए, है ना, ये देखिए ठोस रूप में है, इसको आपने अलग किया छान के, फिर इसमें आप सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला दिए, तो सोडियम क्लोराइड के विलयन से सोडियम जाके इसके साथ जुड़ के अवक्षेप बना के निकल आया। ये फिर यूज कर सकते हो आप जियोलाइट को, यहाँ पर ऐसे ही यूज कर सकते हो। और मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड अलग हो गया, पानी में रह गया वो। तो आयन एक्सचेंज विधि में आपने क्या किया कि जियोलाइट के सोडियम को हटा के उसके जगह कैल्शियम या मैग्नीशियम जोड़ा। ये आयन एक्सचेंज विधि है, एक दूसरे से विनिमय कर रहे हैं। नेक्स्ट है संश्लेषित रेजिन विधि। ठीक है, रेजिन तो आप जानते होंगे, जैसे चिपचिपा पदार्थ बनता है रेजिन, जैसे लाख होता है वो रेजिन होता है। आजकल कठोर जल का मृदुकरण मुख्य रूप से संश्लेषित धन आयन विनिमय विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि जियोलाइट की तुलना में अधिक दक्ष है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और जल्दी होता है काम। धन आयन विनिमयक रेजिन यानी SO3H समूह युक्त बृहद कार्बनिक अणु होते हैं। अब ये चूंकि कार्बनिक अणु है
तो ये नुकसान भी नहीं करेंगे उस जल को पीने से, तथा जल में अविलेय होते हैं। आयन विनिमय रेजिन RaSO3H को NaCl से उपचार करा के RNA में परिवर्तित किया जाता है। रेजिन Na+ आयन का जल में उपस्थित कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन से विनिमय करके कठोर जल को मृदु जल बना देता है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप एक रेजिन लेते हो RaSO3H। R क्या है? ये कोई एलिफेटिक समूह है, ये कार्बनिक रेजिन है। आप इसकी पहले क्रिया करा दिया NaCl से, तो इस R के जगह इस SO3H की जगह Na जुड़ गया। ये देखिए RNA। अब इस RNA की क्रिया जल में डाल देंगे, जिस जल को कठोर जल को मृदु करना है उसमें डाल देंगे, तो ये जो R है ना, ये जल के कैल्शियम मैग्नीशियम को लेकर के अलग हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया, और सोडियम आयन थोड़ा बहुत जल में रह गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेजिन का पुनर्जनन सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाकर किया जाता है। अब ये सॉलिड फॉर्म में अलग करने के बाद इसको ले लेते हैं और नमक के विलयन में डाल देते हैं। तो नमक के विलयन में डालने से इसके जगह फिर से सोडियम आ जाता है और फिर से ये पुनर्जीवित हो जाता है और फिर से यूज करने के काबिल हो जाता है। ठीक है, जल को उत्तरोत्तर धन आयन विनिमयक यानी हाइड्रोजन आयन के रूप में तथा ऋण आयन विनिमयक OH आयन के रूप में रेजिन से प्रवाहित करने पर शुद्ध विखनिजित यानी डीमिनरलाइज्ड तथा विआयनित यानी डीआयोनाइज्ड जल प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जल से मिनरल्स को और आयंस को भी हम फाइनली निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे जल को उत्तरोत्तर धन आयन विनिमयक के तथा ऋण आयन विनिमयक के रूप में रेजिन से प्रवाहित करने पर, ये देखिए RH जो है रेजिन है, इसको जब जल में प्रवाहित करते हैं तो मेटल आयन जो जल में है वो MR बना के अलग हो जाता है और ये जल हमको शुद्ध रूप में मिल जाता है। धन आयन विनिमय के इस प्रक्रम में H आयन का विनिमय जल में उपस्थित सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और अन्य धन आयनों द्वारा हो जाता है। ये क्या चीज है पता है? RH क्या चीज है? RH जो है ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, जैसे एल्केन होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो RH कहलाते हैं। ठीक है, तो उनका जब हम जल में प्रयोग किए तो जल में जितने भी धन आयन हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, इनको ये हाइड्रोजन आयन से एक्सचेंज कर देता है। अपना हाइड्रोजन आयन जल में दे देता है और जल के मेटल आयन को खुद ले लेता है। तो धन आयन जल के अलग हो गए, हमने RH का प्रयोग किया जब। ठीक है, फलतः प्रोटॉन का निष्कासन होता है तथा जल अम्लीय हो जाता है। अब जल में अम्ल ज्यादा हो गया है क्योंकि आपने एक्सचेंज कर दिया है उसको। अब ऋण आयन विनिमय के द्वारा देखिए क्या करते हैं अपन। RNH2 ये है एमीन ग्रुप, एमीन समूह RNH2। ठीक है, इसका जब हम जल में डालते हैं तो जल का जो H आयन और OH आयन है ये इसके साथ जुड़ गया। देखिए RNH3 हो गया और OH आयन इसके साथ जुड़ गया। अब ये जो है जल में उपस्थित जो ऋण आयन है, जैसे क्लोराइड आयन है या सल्फेट आयन है, इनके साथ क्रिया करेगा और OH आयन के बदले इसको जोड़ लेगा और OH आयन को मुक्त कर देगा। ये देखिए OH आयन को मुक्त कर दिया। तो ध्यान से देखिए कि पहले की प्रक्रिया में जब हम धन आयन एक्सचेंज विधि अपनाए थे तो जल में हाइड्रोजन आयन ज्यादा मुक्त हुआ था। फिर दूसरी प्रक्रिया जिसमें हम ऋण आयन एक्सचेंज विधि अपनाए तो जल में OH आयन ज्यादा मुक्त हुआ। तो पहले वाले का धन आयन और दूसरे वाले का ऋण आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन और OH आयन, ये जल में बारी बारी से पहुंचे हैं तो दोनों मिलकर फिर जल बना लेंगे। तो जल की जो अम्लीयता थी वो समाप्त हो गई और जल अब पीने लायक हो गया। तो बारी बारी से हम जल के धन आयन और ऋण आयन को वहां से हटाते हैं। ठीक है, तो यहां पर OH आयन का विनिमय
जल में उपस्थित ऋण आयन जैसे क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, सल्फेट है, इनके द्वारा होता है। मतलब ये सब चीज़ें निकल जाती हैं और OH आयन जल में आ गए। और पहले वाले का धन आयन यानी कि H आयन और अभी वाला का OH आयन दोनों मिलके जल बना लिए। तो जल की अम्लीयता या क्षारीयता भी नहीं बढ़ी और जल शुद्ध भी हो गया। धन आयन तथा ऋण आयन विनिमयकों के रेजिन तल यानी रेजिन बेड का उपयोग जब पूर्ण रूप से हो जाता है तब इन्हें क्रमशः तनु अम्ल तथा तनु क्षारक विलयनों से अभिक्रिया कराकर पुनर्जीवित कर लिया जाता है। तो ये जो रेजिन आप उपयोग कर रहे हो, इसको भी और इसको भी आप अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करा करके पुनर्जीवित कर लेते हैं। ठीक है, क्रमशः पुनर्जीवित, तो दोबारा यूज करने लायक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग बहुत सारी जगहों पर विलायक के तौर पे और कई रिएक्शंस में उसका प्रयोग करते हैं। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग कई बार कान का मैल साफ करने के लिए भी करते हो कि थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान में डाल देते हो और उसका मैल जो है उसमें घुल करके एकदम से झाग बना के निकल आता है। लेकिन ऐसा मत करना। कान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने से कान का जो पर्दा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसके डैमेज होने का खतरा होता है, जिससे बहरापन आ सकता है। तो बिल्कुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने की गलती नहीं करना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक महत्वपूर्ण रसायन है जो पर्यावरण नियंत्रण में घरेलू तथा औद्योगिक बहिर्स्राव इफ्लुएंट के उपचार के रूप में काम आता है। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो जल होता है, नाली का वाहित मल, उसको साफ करने में इसकी मदद लेते हैं। आपको बता दें कि आजकल जो है सब्जी वगैरह में, फल फ्रूट्स वगैरह में बहुत सारा इंसेक्टिसाइड रहता है, कीटनाशक। तो उसको साफ करने के लिए भी थोड़ा देर के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विलयन में उसको डुबाने से कुछ उसके इंसेक्टिसाइड निकल जाते हैं। बनाने की विधि, यह निम्नलिखित विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। पहला, बेरियम पेरोक्साइड को अम्लीकृत करके तथा जल की आधिक्य मात्रा को कम दाब पर वाष्पीकृत करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। पहली बात तो यहां पर जो लिखा है, जल की अधिक मात्रा को कम दाब पर वाष्पीकृत करके। आपको मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी द्रव वायुमंडलीय दाब पर जितने तापमान में उबलता है, अगर हम वायुमंडलीय दाब को कम कर दें तो वो द्रव कम तापमान में उबलेगा। जैसे जो जल है वो सामान्य वायुमंडलीय दाब पे 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। वायुमंडलीय दाब 760 mm, ठीक है, उसमें 100 डिग्री में उबलता है। अगर आप इस वायुमंडलीय दाब को कम कर दें जल के ऊपर, तो जल कम तापमान में उबलने लगेगा, जैसे 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री में उबलने लगेगा। और अगर आप वायुमंडलीय दाब को ज़्यादा कर दें तो जल अधिक तापमान में उबलेगा, जैसे 100 डिग्री के जगह 110, 15, 20, 200, 150 ऐसे में उबलेगा। यही कारण है कि जो प्रेशर कुकर होता है आपका, वो बंद रहता है, तो जल उसमें जब भाप बनाना शुरू करता है तो उसी भाप का जल के ऊपर प्रेशर बढ़ता है अंदर ही अंदर। तो जब प्रेशर बढ़ा तो जल का जो क्वथनांक होता है, उबलने की जो तापमान 100 डिग्री होनी चाहिए, वो ज़्यादा होने लगती है, 150, 200 डिग्री होने लगती है। तो जल उतने डिग्री तक गर्म होगा, क्योंकि कोई भी द्रव अपने क्वथनांक तक ही गर्म हो सकता है। अगर वो उबल रहा है 100 में तो 100 तक ही गर्म होगा, 101 भी नहीं होगा। 150 में उबल रहा है तो 150 तक गर्म होगा, 200 में उबल रहा है तो 200 तक गर्म होगा। अब प्रेशर कुकर के अंदर जल 150, 200 में उबल रहा है, तो उतना अधिक तापमान तक उसका तापमान पहुंच रहा है, इसलिए खाना उसमें जल्दी पकता है। ऐसे आप दूसरे बर्तन में, खुले बर्तन में पकाते हो तो दाल को पकने में 1 घंटा लगता है, लेकिन प्रेशर कुकर में 10 मिनट, 15 मिनट में पक जाता है, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहां पर आप देखिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेरियम ऑक्साइड को हम ले रहे हैं, पेरोक्साइड है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो बेरियम पेरोक्साइड है। इसमें जल की कुछ मात्रा आणविक तौर पे जुड़ी हुई है। इसकी अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट अवक्षेपित हो जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जलीय विलयन हमको प्राप्त होता है। शुद्ध रूप में नहीं मिला है अभी।
अब इसमें से हम जल को कम दाब में वाष्पीकृत करके निकालेंगे, वायुमंडलीय दाब कम कर देंगे तो जल जल्दी से भाप बन के निकल जाएगा, क्योंकि जल्दी उबलेगा जल और जल्दी भाप बन के निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां पर बचा रह जाएगा। इस जल को हम वाष्पीकृत करके निकालेंगे, उसी की बात हम यहां पर कर रहे हैं। दूसरा, उच्च धारा घनत्व पर अम्लीकृत सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण से प्राप्त पेरोक्साइड सल्फेट के जल अपघटन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा कठिन हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिए। अम्लीकृत सल्फेट विलयन, ये देखिए, ये सल्फेट विलयन है, बाइसल्फेट है, एक्चुअली हाइड्रोजन सल्फेट है, तो अम्लीकृत कह रहे हैं अपन, क्योंकि सल्फेट में अम्ल जुड़ा है, आप ये कह सकते हैं। इसके विद्युत अपघटन करने से पेरोक्साइड सल्फेट, ये अब इसका आगे जल अपघटन करेंगे तो ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको मिल रहा है। ये ऊपर वाला जो यहां पर पेरोक्साइड एक कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, उसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, HO3 SOO SO3, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन का मतलब टूटना, तो ये इतने सारे चीजों में टूट गया है, अपघटन का मतलब टूटना है, तो यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया है। अब यह विधि प्रयोगशाला में D2O2 बनाने के काम में आता है। भाई आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 लिखा था, जो साधारण हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम और ट्रीटियम, हमने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े हैं पिछले 3 वीडियो में। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ड्यूटोरियम पेरोक्साइड है, इसकी विधि है बनाने की। तो पोटेशियम सल्फाइड है और इसमें आप भारी जल का प्रयोग करते हैं, तो ये देखिए यहां पर KDSO4 KHSO4 की जगह पोटेशियम बाइसल्फेट की जगह पोटेशियम ड्यूटोरियम सल्फेट बन गया है, और D2O2 यानी कि ये ड्यूटोरियम पेरोक्साइड बन गया है। इस विधि के द्वारा हम ड्यूटोरियम पेरोक्साइड बना रहे हैं। तो ये विधि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा फार्मूले को याद कर लेंगे, नीट बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। नीट में आपको NCERT पूरा याद करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तीसरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का औद्योगिक उत्पादन 2-एल्किल एंथ्राक्विनोल के स्वतः ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। तो 2-एथिल एंथ्रेक्विनोल, इसको आप खुला छोड़ दोगे तो इसका स्वतः ऑक्सीकरण हो जाएगा और H2O2 बन जाएगा, और एक इसका ऑक्सीकृत उत्पाद बनेगा। तो ऑक्सीकरण से H2O2 बन रहा है, इनको मिला के अगर फिर से अपन हाइड्रोजनीकरण कर देंगे तो फिर से 2-एथिल एंथ्रेक्विनोल बन जाएगा। लेकिन इस विधि में 1% से ज्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं प्राप्त होता है। इस विधि से प्राप्त 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निष्कर्षण जल द्वारा कर लिया जाता है। तत्पश्चात कम दाब पर इसका आशवन कराकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सांद्रण द्रव्यानुसार 30% तक कर लिया जाता है। तो पहले तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल में घोल के अलग करते हैं, फिर जल का वाष्पीकरण कर देते हैं, उससे हमको 30% तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाता है, जो शुरू में केवल 1% मिला था। अब इसको और ज्यादा सांद्रित करना चाहते हो, 85% तक सांद्रित करने हेतु कम दाब पर विलयन का आसवन सावधानी पूर्वक कराकर किया जाता है। अब और कम दाब पर आसवन करेंगे तो बचा हुआ पानी भी धीरे धीरे निकलते चले जाएगा। अवशेष को हिम शीतित यानी फ्रोजन करके शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको जमाओगे, इसमें इसको ठंडा करोगे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले बर्फ बन के निकल जाएगा, तो वो आपको शुद्ध रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। तो ये काम भी आप कर सकते हो, इसके द्वारा भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया जा सकता है। ठीक है, भौतिक गुण पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। तो ये भी एक द्रव के रूप में रहता है, आपने जरूर देखा होगा। पहले जमाने में
बाल को डाई करने के लिए जो कलर होता था उसका प्रयोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड में घोल के किया जाता था। वो बहुत नुकसानदायी था, कैंसर होने का खतरा होता था, और जितने काले बाल थे वो भी सफ़ेद हो जाते थे। फॉर्चुनेटली मेरे बाल अभी तक उतने सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद है ही नहीं कि मैं डाई कराऊँ। वैसे तो आजकल बिना हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले डाई ही आते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगभग रंगहीन, अधिक मात्रा में होने पर हल्का नीला कलर जैसे कि समुद्र दिखता है वैसा द्रव है। अब इसके सारणी में हम इसके भौतिक गुण पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सारणी आगे हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। एक मिनट, शायद यहाँ पर आगे ए भौतिक गुण। ठीक है, तो गलनांक देख सकते हो वैसे ही है, जल के इतना ही है लगभग। घनत्व तो जल से थोड़ा भारी है, जल का 1 होता है, यहाँ पर 1.44 है। क्वथनांक ज़्यादा है, देख सकते हैं। जल का 373 होता है, ये 423 है। श्यानता जल का 1 है, यहाँ पर 1.25 है। श्यानता मतलब विस्कोसिटी, गाढ़ापन, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ी गाढ़े है। वाष्प दाब 298 केल्विन यानी 25 डिग्री पर 1.9 है। परावैद्युतांक 70 है, जबकि जल का 80 के आसपास है, 78 के आसपास है। घनत्व जो है 1.64 है, जल का 1 है। विद्युत चालकता 5.1 10⁻⁻8 है, तो जल की लगभग बराबर है। तो भौतिक गुण है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल के प्रत्येक अनुपात के साथ मिश्रणी है, मतलब जल में आप घोलना चाहोगे तो कम ज़्यादा कितना भी आप घोल सकते हो। और यह हाइड्रेट यानी H2O2 और जल जुड़ करके क्वथनांक 221 केल्विन बना लेता है। अब ये जल्दी उबलेगा, बहुत जल्दी उबल जाएगा, मतलब 0 डिग्री से कम में ही उबल जाएगा, क्योंकि 273 केल्विन 0 डिग्री होता है, और उससे पहले 221 केल्विन पर ही उबलने लगता है। बाजार में उपलब्ध 30% सांद्रता वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की आयतन सांद्रता वॉल्यूम स्ट्रेंथ 100 आयतन होती है। 100 आयतन H2O2 सांद्रता से अभिप्राय यह है कि 1 ml H2O2 विलयन के पूर्ण अपघटन के फलस्वरूप मानक ताप तथा दाब पर 100 ml ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, मतलब 1 ml के अपघटन से 100 ml ऑक्सीजन मुक्त होगी, इसलिए 100 आयतन उसको बोला जाता है। बाजार में यह 10 आयतन के रूप में बेचा जाता है, अर्थात इसकी सांद्रता 3% होती है। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 30% सांद्रता वाला या 3% सांद्रता वाला खरीद सकते हो। अगर 30% वाला है तो 1 ग्राम से 100 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त होगा, और अगर 3% वाला है तो 10 ग्राम मुक्त होगा ऑक्सीजन, ग्राम नहीं ml मुक्त होगा। ठीक है, 10 आयतन H2O2 विलयन की सामर्थ्य परिकलित करें। ठीक है, अभी आपने 100 आयतन 10 आयतन पढ़ा कि अगर 1 ml H2O2 को ब्रेक करें तो 10 ml ऑक्सीजन मुक्त होगा, तो 10 आयतन है। ये देखिए, इस विलयन का 1 लीटर मानक ताप एवं दाब पर 10 लीटर ऑक्सीजन देगा। तो H2O2 आपने लिया, इससे ऑक्सीजन मुक्त हुआ और H2O बना। तो H2O2 का जो आणविक भार है 34 है, आपने 2 H2O2 लिया यानी 68 ग्राम आणविक भार H2O2 लिया, तो ऑक्सीजन निकला और H2O2 निकला 22.4 लीटर STP पर। उपरोक्त समीकरण के आधार पर 68 ग्राम H2O2 से मानक ताप और दाब पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ये 22.4 होना चाहिए कि 7 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए, है ना। मानक ताप एवं दाब पर 10 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए H2O2 की कितनी मात्रा आवश्यक होगी? 68 ग्राम से 22.7 लीटर मुक्त होती है, तो 10 लीटर के लिए कितना? तो कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो 68 गुणी 10 बटा 22.7, तो 29.9 ग्राम H2O2 की जरूरत पड़ेगी, करीब करीब 30 ग्राम H2O2 की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, अतः 10 आयतन H2O2 की सामर्थ्य 30 ग्राम पर लीटर है, यानी 3% H2O2 विलयन है। तो ये तो हमने अभी अभी आपको बताया भी, यहाँ पर भी बताया था कि 3% होता है ना, तो उसको इन्होंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब संरचना देखें। ठीक है, संरचना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना असमतलीय होती है। गैसीय प्रावस्था तथा ठोस प्रावस्था में इसकी आणविक संरचना को चित्र में दर्शाया गया है। असमतलीय होता है मतलब ऐसे आप लैपटॉप खोलते हो उस टाइप का दिखता है। ठीक है, ये देखिए, 2 ऑक्सीजन लाइन से जुड़े हैं और एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो गैस प्रावस्था में और ठोस प्रावस्था में ये एंगल्स में थोड़ा फर्क आ गया है। देखिए यहां पर 147.5 पिकोमीटर की दूरी है, यहां पर 95 की है। एंगल जो है 94.8 का है, ये एंगल 111.5 का है। अब यहां पर अंतर आ गया, देखिए 147 की जगह ये 145.8 हो गया, ये 95 की जगह 98 हो गया, ये डिग्री 94.8 की जगह 101.9 हो गया और ये 111 की जगह 90 हो गया। मतलब जो ज़्यादा खुला हुआ था वो थोड़ा सा सिकुड़ गया, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब श्रिंक हो गया सब तरफ से, क्योंकि ठोस में कोई भी चीज़ सिकुड़ जाती है जल को छोड़ के। तो गैसीय प्रावस्था में H2O2 की संरचना द्वितल कोण 111.5 डिग्री है और ठोस प्रावस्था यानी 110 केल्विन पे, यानी 0 से काफ़ी कम रहेगा, है ना। 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, मतलब ये 163 माइनस डिग्री सेल्सियस की संरचना द्वितल कोण 90.2 है। तो ये ज़्यादा खुला हुआ है और ये कम खुला हुआ है और थोड़ा सिकुड़ा हुआ है सब चीज़ों में, आप देख सकते हैं। रासायनिक गुण की बात करें तो अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों कार्य करता है। ठीक है, अपचायक का मतलब है ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन जोड़ सकता है और ऑक्सीकारक का मतलब है हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन जोड़ सकता है। सामने वाले में क्या क्या हो सकता है, देखिए। पहला, अम्लीय माध्यम में H2O2 ऑक्सीकारक के रूप में कैसे प्रयोग होता है। तो देखिए, अम्लीय माध्यम का मतलब है इसमें हाइड्रोजन आयन उपलब्ध है, तो यहां पर ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा और Fe2+ यानी कि फेरस अवस्था को Fe3+ यानी फेरिक अवस्था में बदल देगा H2O2। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो H2O2 था वो H2O में बदल गया, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दे दिया और ऑक्सीजन दे करके ये हाइड्रोजन आयन को वहां से निकाल लिया और Fe2+ को Fe3 में बदल दिया। अब वैसे यहां पर आप देखिए लेड सल्फाइड है, इसको लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत किया है, ऑक्सीजन जोड़ दिया है उसमें और खुद H2O2 से H2O में अपचयित हो गया है। जो ऑक्सीकारक होता है वो सामने वाले का ऑक्सीकरण कर देता है और खुद अपचयित हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में H2O2 खुद अपचयित हो गया है और सामने वाले को ऑक्सीकृत कर दिया है, ये ऑक्सीकृत कर दिया है। अब अम्लीय माध्यम में ये H2O2 अपचायक की तरह भी काम करेगा। कैसे काम करेगा जरा ध्यान से देखेंगे। अम्लीय माध्यम का मतलब हमेशा हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन वहां पर उपस्थित है। यहां पर देखिए MnO4 यानी मैंगनीज के ऑक्साइड फॉर्म में यहां पर एक आयन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, देख सकते हैं। इस ऑक्सीजन को यहां से रिमूव करेगा तो मैंगनीज आयन मुक्त हो जाएगा, यानी इसका अपचयन हो गया। ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो देखिए इसका अपचयन हो गया, ठीक है, और खुद H2O2 जो है H2O में बदल गया और ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया। तो सामने वाले को भी ये
अपचयित कर दिया और खुद भी अपचयित हो गया, ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया। वैसी HOCl है, देख सकते हैं, हाइपोक्लोरेट आयन। ये H2O2 से क्रिया करके ये देखिए क्लोराइड आयन अलग कर दिया। ये क्लोरीन में से ऑक्सीजन को, HO को हटा दिया तो क्लोराइड मुक्त हो गया और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। H3O आयन हाइड्रोनियम आयन कहलाता है और ऑक्सीजन मुक्त हो गया। तो ऑक्सीजन का मुक्त होना, निकल जाना अपचयन कहलाता है। तो ये अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है, अपचयन कर दिया। अब क्षारीय माध्यम में ये ऑक्सीकारक की तरह कैसे व्यवहार करेगा? तो क्षारीय माध्यम का मतलब है जिसमें OH होता है, ठीक है। अब ऑक्सीकारक की तरह तो Fe2+ को ये Fe3+ में बदल दिया, Mn2+ को Mn4+ में बदल दिया और यहां पर OH आयन मुक्त हो गया। और अपचायक की तरह कैसे व्यवहार करेगा? तो क्षारीय माध्यम का मतलब इसमें OH आयन पहले से भी रहेगा थोड़ा बहुत। तो देख सकते हैं कि आयोडीन है, इसको आयोडाइड में अपचयित कर दिया है, MnO4 को MnO2 में अपचयित कर दिया है और ऑक्सीजन को मुक्त किया है दोनों माध्यम में। देखिए ऑक्सीजन मुक्त हो गया या ऑक्सीजन मुक्त हो गया। रिएक्शन को याद आपको करना पड़ेगा। मैं यहां पर आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, बाकी रिएक्शन को एग्जैक्टली लिख लिख के तो आपको याद करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी तो पूरा याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको नीट निकालना है या जेई निकालना है तो एनसीईआरटी तो आपको 100% याद करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब भंडारण, अगर हम H2O2 को खुला रख देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो धीरे धीरे ऑक्सीजन मुक्त करके H2O बना लेता है। इसलिए इसको हम भंडारित करने के लिए धातुओं की सतह तथा क्षार की सूक्ष्म मात्रा जो कांच में निहित रहती है की उपस्थिति कारण उपरोक्त अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है। अगर आप ग्लास के बॉटल में रख देंगे तो यह प्रक्रिया हो रही है। अतः इसे मोम के स्तर से युक्त कांच या प्लास्टिक पात्रों में अंधेरे में रखा जाता है। या तो प्लास्टिक बॉटल में रखिए और अंधेरे में रखिए। तो प्लास्टिक बॉटल को जो है ओपेक रखते हैं, मतलब अपारदर्शी रखते हैं। या फिर आप कांच के बॉटल में रखना चाहते हो तो अंदर की तरफ मोम का एक स्तर बना देते हो ताकि यह प्रक्रिया वहां पर ना हो सके। यूरिया एक स्थायी कारक के रूप में मिलाया जा सकता है। इसे धूल के कण से दूर रखा जाता है क्योंकि धूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विस्फोटी अपघटन को प्रेरित कर देता है। धूल में सिलिका होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ वो मिलकर विस्फोट कर सकता है, ठीक है। उपयोग क्या होता है? पहला, दैनिक जीवन में इसका उपयोग मंद कीटनाशी तथा बालों के विरंजन के रूप में किया जाता है। देखिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि विशेषकर लड़के लोग, लड़कियां भी करती हैं काफी हद तक, बालों का विरंजन करते हैं, उसके कलर को उड़ा देते हैं। जैसे आप देखना कि यहाँ पर तरह तरह के जो है कलर दिखते हैं बाल में, ऐसे ब्राउन कलर का दिखता है बाल। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा देने से बाल का जो काला रंग है वो उड़ जाता है और वो ब्राउन टाइप के कलर का हो जाता है। तो वो स्टाइल मारने के लिए लड़के और लड़कियां भी कई बार इसको अच्छा दिखने के लिए, वो स्टाइल तो नहीं मारती हैं लेकिन अच्छा दिखने के लिए करते हैं, तो ब्राउन कलर का करा लेते हैं बाल को काले कलर से। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाने से वो उड़ जाता है कलर, ठीक है। और एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी के रूप में यह बाजार में परहाइड्रॉल के नाम से बेचा जाता है। अब ये क्या चीज है? कई बार जो घाव होता है ना, घाव, उसमें ज़्यादा मवाद भर जाता है और ज़्यादा वो सड़े टाइप का हो जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा देने से वो बढ़िया से साफ हो जाता है घाव, फिर उसमें दवाई लगा दी जाती है। इसका उपयोग सोडियम परबोरेट तथा सोडियम परकार्बोनेट के निर्माण में किया जाता है जो उच्च कोटि के अपमार्जकों के लिए उपयोगी है। डिटर्जेंट, सोडियम परबोरेट और सोडियम परकार्बोनेट, ये दोनों डिटर्जेंट में डाले जाते हैं, लेकिन थोड़े से महंगे डिटर्जेंट में डाले जाते हैं। इसका उपयोग हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक अम्ल
तथा खाद्य उत्पादों तथा औषधियों सिफेलोस्पोरिन के संश्लेषण में किया जाता है। हाइड्रोक्विनोन ये मलेरिया के दवा के लिए काम आ सकता है। टार्ट्रिक अम्ल खट्टापन लाने के लिए। सिफेलोस्पोरिन ये ब्रेन में जो हेमरेज हो जाता है, उसमें जो क्लॉटिंग हो जाता है, उसको घोलने के लिए उपयोग करते हैं। उद्योगों में H2O2 का उपयोग वस्त्रों, कागज की लुगदी, चमड़ा, तेल, वसा आदि के विरंजन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इनको साफ करने के, कलर उड़ाने के लिए, सफेद करने के लिए। ठीक है, किसको किसको? चमड़े को, वस्त्र को, कागज को सफेद करने के लिए, यानी उसको कलर को उड़ाने के लिए। आजकल H2O2 का उपयोग पर्यावरणीय हरित रसायन, उदाहरण स्वरूप पर्यावरण नियंत्रण में, घरेलू तथा औद्योगिक बहिर्स्राव फ्लैट उपचार में, साइनाइड के ऑक्सीकरण में, वाहित मल के लिए वायुजीवी के रूप में किया जाता है। तो जो घरों से नाली का पानी, टॉयलेट का पानी निकल रहा है, उसमें वाहित मल है, उसको साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।